दोस्तों, यहाँ ज्योतिष का मतलब सामान्य भाषा में जो लिया जाता है कि नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे, मकान कब तक बन जाएगा, रोग, कर्जा, मंगल दोष, शनि की साढ़े साती, काल सर्प दोष, इस बात की जानकारी या उपाय से नहीं है। यह तो ज्योतिष का दुरुपयोग है जो कुछ लोगों की जीविका उपार्जन एवं स्वार्थ के कारण विकृत हो गया है। यहाँ ज्योतिष शास्त्र का मतलब सौरमंडलीय स्थिति एवं घटनाओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे है। दोस्तों, इस विषय पर हमारे दूसरे चैनल शेयर ट्रेडिंग सीक्रेट्स के वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है। आप उसे ज़रूर देखिएगा तो आपको बहुत बातें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, इस वीडियो के 3 भाग हैं। पहले भाग में हम ज्योतिष शास्त्र के प्राचीनतम एवं वैज्ञानिक सबूतों की बात करेंगे। दूसरे भाग में हम ब्रह्मांडीय घटनाओं का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे। वीडियो के तीसरे भाग में हम ज्योतिष शास्त्र एवं विज्ञान के प्रचलित सिद्धांतों की बात करेंगे और अंत में हम सारी बातों को संक्षेपित करके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला भाग। ज्योतिष का सबसे प्राचीनतम उल्लेख वेद शास्त्रों में मिलता है जो कि लगभग 95,000 वर्ष पुराने हैं। ऐसा वैज्ञानिक सबूत है। उस समय वेदों में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थितियों का वर्णन किया गया था, आज वैज्ञानिक कंप्यूटर की सहायता से 95,000 वर्ष पूर्व की ग्रह स्थिति को चेक करते हैं तो ये जानकर हैरान होते हैं कि उस समय वर्णित सौरमंडलीय स्थितियां बिल्कुल सही थी, जबकि उस समय ना तो हब्बल टेलीस्कोप था और ना ही सैटेलाइट आदि थे। तो फिर उन ऋषि मुनियों को इतनी सटीक जानकारी कैसे होगी? वेदों में ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है। यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई समय नहीं जब ज्योतिष शास्त्र विद्यमान न हो। ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व जो सुमेरियन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उसमें ज्योतिष में इस्तेमाल होने वाले चिन्ह और संकेत भी मिले हैं। सुमेरियन लोग 700 से 900 फीट ऊंचे मीनार बनाते थे और उनके पुरोहित इन मीनारों पर चढ़कर 24 घंटे आकाश का अध्ययन करते थे, क्योंकि वे जान गए थे कि मानव एवं ग्रह नक्षत्रों का संबंध जरूर है। हर बीमारी किसी नक्षत्र से संबंधित होती है, ऐसा वो जानते थे। चेचेवेस्की ने सूर्य पर होने वाली घटनाओं यानी विस्फोटों और महाविस्फोटों तथा पृथ्वी के 700 सालों की घटनाओं में संबंध स्थापित किया था। पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। उन्होंने प्लेनेटरी हार्मोनी, ग्रहों का अंतर संगीत सिद्धांत को दिया था। इसकी हम वीडियो के तीसरे भाग में चर्चा करेंगे। एक वैज्ञानिक हुए जियो जॉर्ज गार्डिन, जिन्होंने 1950 में केमिस्ट्री की एक ब्रांच कॉस्मिक केमिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसका हिंदी अर्थ ब्रह्म रसायन होता है। इसी ब्रह्म की बात वेदों में की गई है। ये कॉस्मिक केमिस्ट्री का कहना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, हम सब जुड़े हुए हैं। एक वैज्ञानिक हुए ब्राउन साहब, जो कि शुरुआत में ज्योतिष शास्त्र के खिलाफ थे। ज्योतिष शास्त्र को गलत साबित करने के लिए ही उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए 50,000 लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया था, परंतु बाद में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पक्ष में ही एक सिद्धांत प्लेनेटरी हेरेडिटी यानी ग्रहों की वंशानुगति सिद्धांत का जन्म दिया था। इसकी भी चर्चा हम वीडियो के तीसरे भाग में करेंगे। आज से 3000 वर्ष पूर्व यूनान में पागलों के लिए लूनाटिक शब्द का उपयोग किया जाता था, जिसका एक अर्थ चांद मारा होता है। अर्थात वो लोग ये जानते थे कि व्यक्ति के मानसिक संतुलन में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। आज वैज्ञानिक भी ये मानने को मजबूर है। मिस्र के जो पिरामिड हैं वो विशेष नक्षत्रों से बिल्कुल सीध मिलाकर बनाए गए हैं। हॉरोस्कोप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मैं देखता हूँ तारे का जन्म होते। आकाशीय घटनाओं से जीवन कैसे प्रभावित होता है, आइए अब इसको समझते हैं। जापान में एक चिड़िया है जो भूकंप आने से 24 घंटे पहले गांव छोड़ देती है, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि 24 घंटे बाद भूकंप आने वाला है, जबकि वैज्ञानिक आज भी भूकंप आने से केवल 2 घंटे पहले ही बता पाते हैं। पक्षियों की कुछ विशेष प्रजातियां हैं जो बर्फीले क्षेत्रों से उड़कर हजारों लाखों मील दूर गर्म क्षेत्रों में जाते हैं। बर्फ गिरने से ठीक 1 महीने पहले ये उड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि हर वर्ष बर्फ गिरने का समय निश्चित नहीं होता है। कभी बर्फ समय से पहले गिरना शुरू होती है, कभी बर्फ निश्चित समय से बाद में गिरना शुरू होती है, परंतु
बर्फ जब भी गिरे उससे ठीक 1 महीने पहले ये उड़ना शुरू कर देते हैं। अधिकांश मछलियां चांद की विशेष स्थिति आने पर ही अंडे देती हैं। सूर्य ग्रहण से ठीक पहले पशु पक्षियों का व्यवहार असामान्य हो जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है, जबकि समुद्र के पानी में लवणों का जो अनुपात है वह मानव रक्त में लवणों के अनुपात में समानताएं रखता है, अर्थात चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आता है और समुद्री पानी एवं मानव रक्त में लवणों का अनुपात में समानताएं होती हैं, तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मानव रक्त को भी प्रभावित करती ही है। अर्थात आकाशीय घटनाओं को जानने के लिए हम सभी के पास आंतरिक क्षमताएं हैं। सूर्य के 2 समय चक्र हैं। पहला समय चक्र 11 वर्षों का, जिसमें सूर्य पर महाआण्विक विस्फोट होते हैं, और दूसरा समय चक्र है 90 वर्षों का, जिसमें सूर्य शुरू के 45 वर्षों में जवान और बाद के 45 वर्षों में बूढ़ा होता है। तोमोतो एक वैज्ञानिक हुए हैं जो मानव रक्त पर 30 वर्षों तक अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि स्त्रियों का खून मासिक धर्म एवं गर्भ के समय पतला हो जाता है, जबकि पुरुषों का खून गाढ़ा ही होता है। परंतु जब हर 11 वर्षों में सूर्य पर महाआण्विक विस्फोट होता है, तब पुरुषों का खून भी पतला हो जाता है। हर वृक्ष अपने तने में प्रत्येक वर्ष एक रिंग बनाता है, जिससे पृथ्वी के तापमान का पता चलता है। सूर्य के आणविक महाविस्फोटों के समय वृक्षों के रिंग बड़े और गहरे रंग के होते हैं तथा बाद के वर्षों में रिंग छोटे और हल्के रंगों के होते हैं, जिससे वैज्ञानिक इन वलयों का अध्ययन करके पृथ्वी के 100-500 साल पहले के तापमान का पता लगा लेते हैं। सूर्य का जो दूसरा समय चक्र जो कि 90 वर्षों का है, जिसमें सूर्य शुरू के 45 वर्षों में जवान और आखिरी के 45 वर्षों में बूढ़ा होता है, ये ठीक वैसा ही है जैसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि मानव शरीर हर 7 वर्षों में मरकर जवान हो जाता है, यानी कोशिकाएं मरकर नई कोशिकाएं जन्म ले लेती है। परंतु ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और निरंतर होती है कि हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य भी शुरू के 45 वर्षों में जवान और आखिरी के 45 वर्षों में बूढ़ा होता है। ज्योतिष शास्त्र में ये पाया गया है कि जब सूर्य जवान होता है तो उन 45 वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चे ज़्यादा स्वस्थ पाए जाते हैं बाद के 45 वर्षों में जन्म लेने वालों से। नील नदी विश्व की ऐसी इकलौती नदी है जिसकी 4000 वर्षों की बायोग्राफी उपलब्ध है। वैज्ञानिक इस बायोग्राफी का जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सूर्य जब 45 वर्षों में जवान होता है उस समय नील नदी भी जवान होती है, यानी उसके प्रवाह तेज और पानी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। और आखिरी के 45 वर्षों में जब सूर्य बूढ़ा होता है उस समय पर नील नदी भी बूढ़ी हो जाती है, उसके प्रवाह कम और पानी भी कम हो जाता है। वीडियो के इस भाग में हम ज्योतिष एवं विज्ञान के प्रचलित सिद्धांत एवं प्रमाणों की बात करेंगे। एक वैज्ञानिक हुए हैं ब्राउन, जो शुरू में ज्योतिष शास्त्र के खिलाफ थे। उन्होंने ज्योतिष को गलत सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए 50,000 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन किया था। ये प्रोफेशन थे रक्षा, सेना, अस्त्र शस्त्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, डॉक्टर्स, कवि, गणितज्ञ, शांतिवादी। पर उसने ये पाया कि खास किस्म के व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों की कुंडली में किसी खास ग्रह नक्षत्र का विशेष प्रभाव था। जैसे सेना, रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों में मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव था। कवि, संगीतकार, गायक लोगों में बुध ग्रह का विशेष प्रभाव था। तब उसने प्लेनेटरी हेरेडिटी, ग्रहों की वंशानुगति सिद्धांत दिया था। दूसरे हैं पाइथागोरस, जिन्होंने ये पाया था कि हर ग्रह एवं नक्षत्र जब गति करता है तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। इन ध्वनियों में एक तालमेल होता है जिसे प्लेनेटरी हार्मोनी कहते हैं। हर व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में ग्रह नक्षत्रों की ध्वनियों का जो तालमेल होता है वही उस व्यक्ति का अंतर संगीत बन जाता है, जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। और जब भी वर्तमान समय में किसी ग्रह नक्षत्र विशेष स्थिति के कारण उस व्यक्ति का अपने अंतर संगीत से लयबद्धता टूट जाती है तो वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसीलिए पैरासिलिस जो डॉक्टर थे वे अपने मरीजों का इलाज
बिना जन्म कुंडली देखे नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि जब तक मैं उसके अंतर संगीत को न जान लूँ तब तक उसकी बीमारी और उसका निदान नहीं कर सकता। और उन्होंने ऐसे हजारों मरीजों को ठीक किया था जिन्हें डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया था। वैज्ञानिक दुनिया का सबसे रहस्यमयी पदार्थ जल को मानते हैं। गर्भ में भी भ्रूण जल में ही रहता है और माँ की नाभि से जुड़ा होता है। उसी ग्रहनाल से पानी के माध्यम से ही भ्रूण में पोषण एवं संवेदनाएं पहुँचती हैं। हमारा शरीर भी 75% पानी से ही बना हुआ है। हम पहले देख चुके हैं कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमारा खून भी प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार हर ग्रह नक्षत्र की गुरुत्वीय शक्ति, कंपन, रेडिएशन भी जल के माध्यम से ही हमारे शरीर में असर पैदा करते हैं। जल को कंपित करके ही शरीर के कंपन प्रभावित होते हैं। जरा इसको विस्तार से समझते हैं। विज्ञान में सांसों का टेस्ट किया जाता है। रोड पर आरटीओ ब्रीथ एनालाइजर से आपकी सांसों से टेस्ट करता है कि शराब पी या नहीं, मतलब अल्कोहल मौजूद है या नहीं आपके जो आप ब्रीथ आउट करते हैं उसमें। ऐसा ही एक टेस्ट होता है जब मरीज की सांस में मौजूद गैसों से उसके पेट और आंतों के अंदर पलने वाले वायरस या बीमारी का पता लगता है। ऐसे ही एक और ओरा टेस्ट होता है जिसमें हमारे शरीर से निकलने वाले ऊर्जा प्रवाहों की फोटो लेकर उसमें मौजूद विभिन्न रंगों लाल, गुलाबी, भूरा, काला आदि से हमारे व्यक्तित्व एवं बीमारी का पता लगता है। अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसके अध्ययन से हमें व्यक्ति के आंतरिक एवं मानसिक गुण दोषों का पता लगता है विज्ञान के द्वारा। तो क्या इसका ठीक विपरीत जो सांस जन्म के समय हम प्रथम बार लेते हैं उसके अध्ययन से व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का पता नहीं लग सकता? पाइथागोरस का ये कहना था कि काश हम सब जान पाते तो भविष्य जैसा कुछ नहीं है। ज्योतिष का भी कथन है, भविष्य केवल अज्ञान है, जिसे हम नहीं जानते वो अज्ञानी भविष्य है। हमें ज्ञान हो तो भविष्य जैसी कोई घटना नहीं है, वो अभी भी मौजूद ही है। महावीर जी का कथन है, जो हो रहा है वो हो ही गया, अर्थात जो क्रियमाण है वो हो ही गया। उपरोक्त बातों को दो उदाहरणों से समझने का प्रयास कर। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को उनके मर्डर के ठीक 3 दिन पहले ही सपना आया था, जो उन्होंने उनकी पत्नी को बताया था कि 3 दिन बाद मेरी हत्या होगी, ऐसा सपना आया है। और उस कमरे में कौन कौन व्यक्ति किस क्रम में खड़ा था और कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी या गिरी पड़ी थी, वो सब उन्होंने उसे बताया था। पहले दोनों मियाँ बीवी ने इसे मजाक समझा, पर 3 दिन बाद जब उनकी हत्या हुई तो कमरे में सभी लोग उसी क्रम में मौजूद थे और वे बाकी की चीज़ें भी उसी क्रम में मौजूद थी जैसा उन्होंने उनके सपने में बताया। आम के बीज के अंदर ही उसके पूरे जीवन यानी वृक्ष बनकर फल देने तक का प्रोग्राम फिक्स रहता है। ऐसा नहीं होता कि वृक्ष आम का है और उसमें सेब फल या अनार लगे। आज विज्ञान भी ये कहता है कि हम जन्म से ही व्यक्तित्व लेकर पैदा होते हैं। हमारी आँखों का रंग कैसा होगा, ऊंचाई कितनी होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किन किन बीमारियों के होने की संभावनाएं होंगी, बुद्धि IQ कितनी होगी, अभी विज्ञान केवल इतनी ही बातों को जान पाया है। और आगे जानने के लिए उसने जेनेटिक्स और DNA पर अध्ययन कर रहा है। जेनेटिक्स या DNA क्या है? एक अर्थ में ज्योतिष का ही रूप है। जैसे सर्वप्रथम ज्योतिष की गणना के कारण ही गणित का जन्म हुआ था, तभी पूरा विश्व भारत के 1 से लेकर 9 तक के अंकों का इस्तेमाल करता है। वैसे ही आगे विज्ञान मानेगा कि आनुवंशिकी और DNA भी ज्योतिष की ही शाखाएं हैं। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि सौरमंडलीय घटनाओं से जीवन कैसे प्रभावित होता है। अगर हम ज़्यादा सक्षम हों तो व्यक्तिगत जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है ये भी जान सकते हैं, क्योंकि जन्म के साथ ही हर व्यक्ति विशेष क्षमताओं को लेकर पैदा होता है। दोस्तों, यहाँ ज्योतिष के विरोध में 2 कुतर्क प्रचलित हैं सामान्य भाषा में। पहला कि एक ही समय पर एक अस्पताल, शहर, देश में कई बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके बारे में ज्योतिष कैसे बता सकता है। दूसरा, जन्म समय कौन सा माने, जब गर्भ धारण हुआ था वो समय या जब बच्चा पैदा होता है वो समय।
आपके मन में भी ये दुविधाएं हों तो कमेंट्स कीजिएगा, अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। जिनको भी फ्री में ऑरा टेस्ट करवाना हो या ज्योतिष या शारीरिक मानसिक सलाह मशवरा चाहिए तो कमेंट्स में पोस्ट करिएगा, हम एक्सपर्ट एडवाइस दिलवा सकते हैं आपको, वो भी सब फ्री में। धन्यवाद।